नमस्कार। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है और आज हम इसके सबसे जरूरी चैप्टर अर्थव्यवस्था की स्थिति यानी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी को बहुत ही आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सर्वे में आंकड़े तो बहुत होते हैं, पर हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम एक कहानी समझेंगे। हाँ, एक कहानी। ये कहानी है भारत की अर्थव्यवस्था के दो इंजनों की। एक है ग्लोबल इंजन, जो इस वक्त थोड़ा कह सकते हैं धीमा चल रहा है। सही कहा। और दूसरा है हमारा अपना डोमेस्टिक इंजन, हमारी घरेलू मांग और निवेश जो पूरी ताकत से दौड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में थोड़ी अनिश्चितता है, तब भारत का ये घरेलू इंजन इतनी ताकत कहाँ से ला रहा है। हाँ, और इस ग्रोथ के असली हीरो कौन है? हम और आप जैसे उपभोक्ता या फिर सरकार और कंपनियों का निवेश? और सबसे बड़ी बात, क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? सर्वे के पन्नों में छिपे इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बाहरी दुनिया को समझते हैं जहां हमारा ग्लोबल इंजन थोड़ा संघर्ष कर रहा है। सर्वे कहता है कि माहौल अनिश्चित है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, लेकिन फिर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिरी नहीं। उसमें एक रिजिलियंस, एक लचीलापन दिखा है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। इसकी एक बड़ी वजह थी अप्रैल 2025 में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ। अच्छा। डर था कि इससे ग्लोबल ट्रेड ठप हो जाएगा, महंगाई आसमान छुएगी और ग्रोथ पटरी से उतर जाएगी। पर हुआ इसका उल्टा। उल्टा? वो कैसे? इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, अमेरिका ने कई देशों के साथ साइड में व्यापार समझौते कर लिए, तो उससे टैरिफ का जो बड़ा असर होना था वो टल गया। अच्छा, तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल हो गया। और दूसरा कारण? दूसरा कारण थोड़ा मनोवैज्ञानिक था। अमेरिकी परिवारों और कंपनियों को लगा कि चीजें महंगी होने वाली हैं, तो उन्होंने अपना खर्च पहले ही कर दिया, जिसे फ्रंट लोडिंग कहते हैं। समझ गई। और तीसरा, कई मामलों में टैरिफ को लागू करने में देरी हुई, जिससे कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन एडजस्ट करने का वक्त मिल गया। मतलब जिस तूफान का डर था वो असल में एक हल्की बौछार बनकर रह गया। लेकिन सर्वे में IMF का एक टेबल भी है, टेबल I1, जो दुनिया की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। वो क्या कहानी बता रहा है? हाँ, ये टेबल बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर दिखाता है। एक तरफ है हम जैसे देश, इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जहां 2025 में ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया गया है, जिसे टेबल में हरे रंग से दिखाया गया है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं उम्मीद से बेहतर कर रही हैं। और कहानी का दूसरा हिस्सा, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज, वहां मामला थोड़ा उल्टा है। वहां महंगाई यानी इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा जिद्दी साबित हुई है, जिसे लाल रंग में दिखाया गया है। अच्छा। तो सार यह है कि जहां अमीर देशों में महंगाई काबू में नहीं आ रही, वहीं हम जैसे विकासशील देश ग्रोथ की रफ्तार पकड़े हुए हैं। दुनिया एक पटरी पर नहीं चल रही है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे ग्लोबल इंजन का हाल, जो थोड़ा हिचकोले खा रहा है। अब आते हैं अपनी कहानी के हीरो पर, भारत के डोमेस्टिक इंजन पर। इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही है? यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग और बहुत सकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 26 यानी FY26 के जो पहले अग्रिम अनुमान आए हैं वो शानदार हैं। और यह आंकड़ा याद रखने वाला है। रियल GDP ग्रोथ का अनुमान है 7.5%। 7.5%। और इसके साथ एक और आंकड़ा आता है GVA का। वो कितना है और इन दोनों में क्या फर्क है? GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का अनुमान 7.3% है। देखिए, सरल भाषा में GVA वो है जो देश की कंपनियों और किसानों ने असल में बनाया। ठीक है। और GDP ले उस बने हुए सामान की बाजार में कीमत, जिसमें टैक्सेस और सब्सिडीज का हिसाब भी जुड़ा होता है। दोनों का लगभग बराबर होना, मतलब 7.4% और 7.3%, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं है। ग्रोथ बहुत हेल्दी है। और इस 7.4% के आंकड़े का असल मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि इस ग्रोथ को चला कौन रहा है। हाँ। और यहीं हमारे घरेलू इंजन की कहानी शुरू होती है। इसका मुख्य चालक, इसका मेन ड्राइवर है मजबूत घरेलू मांग, डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, तो इसे थोड़ा और तोड़ते हैं। घरेलू मांग में क्या क्या आता है? इसमें 2 चीजें सबसे अहम हैं। पहला, निजी खपत, प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं। और दूसरा? दूसरा, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब देश में हो रहा नया निवेश।
और अगर हम सप्लाई साइड की बात करें कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है, तो वहां सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र सबसे आगे हैं। तो चलिए इस घरेलू इंजन के पहले हिस्से यानी खपत को और गहराई से देखते हैं। आप कह रही हैं कि लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सर्वे में इसको लेकर क्या सबूत है? सबूत बहुत ठोस है। FY26 में हमारे देश की जीडीपी में हम लोगों के खर्च यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 61.5% हो गई। 61.5%? हाँ, ये FY12 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। मतलब अर्थव्यवस्था का 60% से ज्यादा हिस्सा हमारे और आपके खर्च पर चल रहा है। और सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं, FY26 की पहली छमाही में इसमें 7.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन सवाल ये है कि लोग अचानक ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हैं? क्या लोगों की आमदनी बढ़ गई है? इसके पीछे सर्वे 3 बड़े कारण बताता है। पहला, महंगाई का कम होना। जब महंगाई कम होती है तो हमारी जेब में ज्यादा पैसा बचता है। बिल्कुल। दूसरा, स्थिर रोजगार की स्थिति। और तीसरा, इन दोनों की वजह से लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति, रियल परचेजिंग पावर का बढ़ना, यानी अब उतने ही पैसे में हम ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं। और ये सिर्फ शहरों की कहानी नहीं है। नहीं, ये ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की कहानी है। ठीक है, तो ये तो हुई लोगों के खर्च करने की बात। लेकिन एक अर्थव्यवस्था को सिर्फ खपत नहीं, निवेश भी चाहिए। व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट सीन? बिल्कुल, ये हमारे घरेलू इंजन का दूसरा और शायद सबसे मजबूत सिलेंडर है। निवेश को मापने का एक पैमाना होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी GFCF। GFCF। हाँ, FY26 की पहली छमाही में GFCF में 7.6% की वृद्धि हुई। ये महामारी से पहले के औसत से भी ज्यादा है। और इस निवेश के पीछे कौन है, सरकार या प्राइवेट कंपनियां? यहाँ एक बहुत अच्छी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। इसकी शुरुआत की सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स को बढ़ाकर, जैसे नए हाईवे, ब्रिज। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हमारा घरेलू इंजन, खपत और निवेश दोनों ही पूरी रफ्तार से चल रहे हैं। अब जरा सप्लाई साइड पर आते हैं। शुरुआत कृषि से करते हैं। कृषि क्षेत्र में 3.1% की एक स्थिर वृद्धि का अनुमान है। लेकिन यहाँ असली कहानी आंकड़ों के अंदर छिपी है। फसल क्षेत्र यानी क्रॉप सेक्टर तो मॉनसून पर निर्भर करता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहता है। सही बात है, कभी बारिश ज्यादा कभी कम। बिल्कुल, लेकिन कृषि का एक दूसरा हिस्सा है संबद्ध गतिविधियां, एलाइड एक्टिविटीज, जैसे पशुधन और डेयरी। हाँ, पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन। ये क्षेत्र लगातार 5-6% की दर से बढ़ रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भारतीय कृषि के रिस्क मैनेजमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है। जब मॉनसून धोखा देता है तो यही दूध, अंडे और मछली किसानों की आय को सहारा देते हैं। मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर का इंश्योरेंस पॉलिसी बन गया है। एक तरह से हाँ। ये बहुत ही बढ़िया इंसाइट है। अब बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अक्सर एक बहस होती है कि जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी घट रही है। सर्वे इस पर क्या कहता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है और सर्वे इसे साफ करता है। उद्योग क्षेत्र में कुल मिलाकर 6.2% की अच्छी वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 7.0% की दर से बढ़ रहा है। और हिस्सेदारी वाला सवाल? हाँ, अगर आप सांकेतिक यानी नॉमिनल जीडीपी को देखें तो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई लगती है। लेकिन अगर हम वास्तविक यानी रियल जीडीपी को देखें, जिसमें से महंगाई का असर हटा दिया जाता है। बिल्कुल, तो रियल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी लगभग 17-18% पर मजबूती से टिकी हुई है। इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाओं का असर जमीन पर दिख रहा है। और अब आते हैं उस सेक्टर पर जो सबसे तेज दौड़ रहा है, सर्विसेज सेक्टर। हाँ, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था का सुपरस्टार परफॉर्मर है। FY26 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की शानदार वृद्धि का अनुमान है। 9.1%? ये तो लगभग डबल डिजिट ग्रोथ है। इस तूफानी तेजी के पीछे कौन सी स्पेसिफिक सर्विसेज हैं? IT तो मजबूत है ही, लेकिन अब कहानी उससे आगे बढ़ चुकी है। सर्वे बताता है कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज जो सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ी हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मतलब पर्यटन, लॉजिस्टिक्स। हाँ, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, ये सब अब ग्रोथ के नए इंजन बन रहे हैं। और GVMS सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 53.6% हो गई है। हाँ, यानी देश की आधी से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी अब सर्विसेज से आ रही है। वाह, तो ग्रोथ की तस्वीर तो काफी मजबूत दिख रही है।
लेकिन एक अच्छी गाड़ी को सिर्फ तेज इंजन नहीं, अच्छे ब्रेक्स और मजबूत चैसी भी चाहिए। मेरा मतलब है महंगाई, सरकारी खजाना और बाहरी दुनिया के साथ हमारे लेन देन, इन मोर्चों पर क्या हाल है? बिल्कुल सही एनोलॉजी है। और अच्छी खबर यह है कि इन सभी मोर्चों पर भी स्थिरता बनी हुई है। पहले महंगाई की बात करते हैं। हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल से दिसंबर FY26 के बीच काफी कम होकर 1.8% पर आ गई है। 1.8%? ये तो बहुत कम है। हाँ, इसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों, खासकर सब्जियों में आई नरमी है। और सरकार का बही खाता यानी फिस्कल पॉलिसी? यहां भी सरकार ने एक विवेकपूर्ण यानी प्रूडेंट रास्ता अपनाया है। एक तरफ टैक्स कलेक्शन बहुत मजबूत रहा है और दूसरी तरफ खर्च को, जैसा हमने पहले बात की, कैपेक्स पर केंद्रित किया गया है। सरकार FY26 के लिए जीडीपी के 4.4% के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। अब बात करते हैं बाहरी क्षेत्र की। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड कैसा है? यहां भी कहानी सरप्राइजिंग रूप से अच्छी है। सीएडी को सरल भाषा में समझिए। ये हमारे विदेशी खर्च और कमाई का अंतर है। FY26 की पहली छमाही में ये जीडीपी का केवल 0.8% था। सिर्फ 0.8%? ये तो बहुत ही मैनेजेबल है। हाँ, जैसे महीने के अंत में आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत छोटा हो। और इसे इतना कम रखने में हमारे 2 साइलेंट वॉरियर्स ने मदद की है। वो कौन है? पहला हमारा सेवा निर्यात, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, और दूसरा प्रेषण, रेमिटेंसेस, यानी वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। अच्छा। इन दोनों ने मिलकर व्यापार घाटे की काफी भरपाई कर दी और हमारे पास 11 महीने से ज्यादा के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी हैं। तो सब कुछ मिलाकर अगर हम आगे देखें तो FY27 के लिए क्या दृष्टिकोण बन रहा है? देखिए, वैश्विक जोखिम अपनी जगह है, लेकिन सर्वे का निचोड़ यह है कि भारत का घरेलू इंजन इतना मजबूत हो चुका है कि वो इन बाहरी झटकों को सह सकता है। परिवारों, कंपनियों और बैंकों तीनों की बैलेंस शीट स्वस्थ हैं। तो अनुमान क्या है ग्रोथ का? इन सब को देखते हुए इकोनॉमिक सर्वे ने FY27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2% के बीच रहने का एक रियलिस्टिक अनुमान लगाया है। और अगर इस पूरे अध्याय से एक सबसे बड़ी बात, द बिग टेक अवे, निकालना हो तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि पिछले कुछ वर्षों में जो लगातार सुधार हुए हैं, उनकी वजह से भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर यानी मीडियम टर्म पोटेंशियल ग्रोथ रेट बढ़कर लगभग 7% हो गई है। मतलब अब 7% ग्रोथ भारत के लिए नॉर्मल बन सकती है? बिल्कुल, ये एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है हर दशक में अर्थव्यवस्था का 2 गुना होना और करोड़ों लोगों का गरीबी से बाहर निकलना। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे के पहले अध्याय का सार। कहानी साफ है, एक मजबूत घरेलू इंजन वैश्विक सुस्ती की भरपाई कर रहा है। हाँ, लेकिन सर्वे हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है। बॉक्स 1.1 में आर्थिक शासन कला यानी इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट की बात की गई है। इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज की दुनिया में देश सिर्फ सेना से नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमिक ताकत से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश, ये सब अब रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। सर्वे कहता है कि भारत को सिर्फ लचीला यानी रेजिलिएंट बनने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या बनना होगा? हमें रणनीतिक रूप से अपरिहार्य यानी स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसेबल बनना होगा। मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी जगह इतनी मजबूत कर लेना कि दुनिया हमें नजरअंदाजी ना कर सके, कोई भी आसानी से भारत की जगह ना ले सके। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ जाते हैं, कि भारत अपनी इस मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर ये रणनीतिक अपरिहार्यता कैसे हासिल कर सकता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।